अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू alikuchingacademy.com। हमारी वेबसाइट का नाम है alikuchingacademy.com, जहां पर ये सारा डाटा आपका एमडी कैट का कोर्स, ये जो अब आप देख रहे हैं ये वाला कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स ए टू लेकर ए टू जी ये हम देंगे। और उसके साथ साथ आप कोई भी किताब, किसी भी जो वो किताब है, क्या नाम है, कोई भी प्रोविंस है, उसकी टेक्स्ट बुक है, आप जाके उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हर लेक्चर के साथ उसका डाटा होगा हर, और उसके बाद बाकी जो डाटा है इसके अलावा भी शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स वगैरह बहुत सारी चीजें वो आपकी इस वेबसाइट पे यानी alikuchingacademy.com वाली वेबसाइट पे आपको हमेशा मिलेगी। ये जो कोर्स है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसके लिए जो बुक हम इस्तेमाल करते हैं, रिकमेंडेड बुक जो है, जो कि रेफरेंस बुक है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बुक का नाम है केमिस्ट्री इन माई पॉकेट। ये वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर हमारे साथ आप चलते हैं पूरी तरह, आप यू वांट टू कंप्लीट द कोर्स, एमडी कैट प्रिपरेटरी कोर्स, आपके पास ये किताब होनी चाहिए। अब ये किताब जो है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारे फायदे हैं। इसके फायदे ये हैं कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है या नोट्स नहीं बना रहे हैं, ये किताब डायरेक्ट आपके नोट्स है। जो चीजें हम यहाँ बताते हैं वो आप जाके किताब में अपने साथ लिखें या स्टिकी नोट्स जाके आप लगाएं उधर, और ये आपके परफेक्ट नोट्स बन जाएंगे। कहीं पर ऐसा होगा कि आपकी बुक में कुछ चीजें होंगी जो हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि बुक्स में कुछ चीजें नहीं होगी जो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ वाली चीजें जाके आप उधर लिखें, और यहाँ जो नहीं है तो आप उसको भी जाके रीड कर सकते हैं, क्योंकि इस किताब के अंदर बहुत सारे ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स है, निमोनिक्स है वगैरह, ये सारी चीजें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप जो बुक फॉलो करते हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक, किसी भी प्रोविंस से आप हैं, आप पंजाब से हैं, फेडरल से हैं, केपीके से है, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से है, अपनी टेक्स्ट बुक को आपने फॉलो करनी है। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, बाकी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब आप कहेंगे सर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फेडरल या पंजाब में हैं और हम फेडरल और पंजाब से नहीं हैं, या फेडरल वाले हैं पंजाब, पंजाब में फेडरल से नहीं है। अब हम क्या करें? अब आप ये करें कि आपको मल्टीपल किताबें देखनी या बुक्स देखने की जरूरत नहीं है। उसका हमने एक हल निकाला है। उसका हल ये है कि हमने एक किताब ऐसी लिखी जिसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स जो कि फेडरल, पंजाब एंड उसके लिए है। असल में ये बुक है एफएससी के लिए, लेकिन एफएससी के साथ साथ आप इसमें ये सारी चीजें जो कि आपको पढ़नी है वो आपको मिल जाएगी। मतलब ये कि आपको तमाम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की, उसके साथ जो फेडरल पंजाब की जो पॉइंट्स है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको एमडी कैट के लिए चाहिए, वो प्रेजेंट है। इसके साथ हर टॉपिक के साथ एमडी कैट का एक दो एमसीक्यू दिया है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर, हर चैप्टर के एंड में आपको एमडी कैट के एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज दिए हैं, जो कि तकरीबन 2000 है टोटल, यानी 2000 से ज्यादा है, 2 3 4। और इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स, समरी, ये सब कुछ दिया है। मतलब ये छोटी सी किताब है, लेकिन ये किताब आपको बहुत सारी किताबों से निजात दिलाएगी। और वो सारा डाटा जो मुख्तलिफ बुक्स में है, वो तमाम सारा का सारा डाटा इस एक किताब के अंदर प्रेजेंट है। तो मतलब आपके पास 2 बुक्स होनी चाहिए एज अ होल। आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स देखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रोविंस से हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज टू हैव दिस बुक। दिस इज अली सीरीज की फर्स्ट ईयर वाली किताब, या अली सीरीज की फर्स्ट ईयर कॉलेज के केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पॉकेट, ये 2 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप ये 2 बुक्स आपके पास हैं तो अब आपको मजा आएगा जब हम ये पढ़ेंगे तो। ओके जनाब, अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिलेबस को एक्सप्लेन किया था, इस चैप्टर का सिलेबस, और इसमें हमने डिटेल में बात की थी। जो पहला टॉपिक है वो है मैथ्स, मास या मैथ्स। मास कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में इसको मैथ्स कहते हैं, तो जो आप कहते हैं वो ठीक है। एनीवेज वी विल टॉक अबाउट द मैथ्स हियर। हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे। मैथ्स, कितने किस्म का मैथ्स है जो हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे कैसे हम करेंगे, वो सारी चीजें हम डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन हम आज का जो लेक्चर हमारा, ये हम मैथ्स पे बहस करते हैं। आखिरी बात करना चाहूंगा वो ये है कि हमारे लेक्चर, हम कोशिश करते हैं कि हर एक टॉपिक का अलग लेक्चर बनाएं, क्योंकि अगर आप आते हैं सीक्वेंस वाइज तो आप टॉपिक वाइज जाके वो पढ़ें। ऐसा नहीं कि लंबा लेक्चर हो, 2 3 4 टॉपिक्स हो, तो जब आप टॉपिक है उसको उधर तक पढ़ें और फिर आपको याद ना हो कि यार हमने कहाँ पढ़ा है, फिर जाके आप उधर से। तो इसके लिए हमने ये क्या है कि हम हर एक टॉपिक का अलग लेक्चर बनाते हैं, एक अपने फॉर्मेट के साथ, और वही फॉर्मेट में तमाम एमडी कैट का जो डाटा है 100% वो कवर हो। एनीवेज, आते हैं, वेलकम बैक टू अली सीरीज बुक्स बाय एसीए। एनीवेज, बात करते हैं मैथ्स के बारे में।
मैथ्स इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये पहला टॉपिक है। और मैथ्स की जब हम बात करते हैं तो देखो मैथ्स को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं सिर्फ पहले लिखता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं मैथ्स नंबर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। दूसरा हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स। तीसरा हम पढ़ेंगे एवरेज मैथ्स या इसको आइसोटोपिक मैथ्स भी कहते हैं, आइसोटोपिक मैथ्स भी कहते हैं या इसको फ्रैक्शनल मैथ्स भी कहते हैं। एक और मैथ्स है जो कि होता है ग्राम का मैथ्स होता है ये। अभी 4 किस्म की मैथ्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे और ये चारों के चारों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और चारों के चारों की डेफिनेशंस, ये जो चीजें हम पढ़ते हैं इस लेक्चर के अंदर वो सारी की सारी आपको आनी चाहिए। एक बात याद रखना, इस लेक्चर के अंदर हम जो कहें वो सारा का सारा आपको याद हो, एक भी पॉइंट आप मिस ना करें। और फिर उसके बाद जब आप इम्टिकेट दें तो इम्टिकेट की शाम पे आप एक मुझे मैसेज करिएगा कि कैसा लगा जब आपने हमारे साथ ये कोर्स लिया। और अगर आप प्रीमियम में हैं फिर तो आपके मजे हैं। प्रीमियम में तो हम और भी डिटेल में हर चीज पढ़ते हैं, बल्कि उसको ऐसे अंदाज में हम पढ़ते हैं कि बच्चे के साथ 1 to 1 भी हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलते हैं, वहां पर हम बच्चे के साथ 1 to 1 बात भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास लेते हैं फिर जाके लाइव हर एक बच्चे को हम मौका देते हैं कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है या कोई मसला है, कोई एमसीक्यूज में मसला है वो हल करना है या कोई डाउट है तो उसको डाउटिंग सेशन कहते हैं। उसमें फिर डाउट सेशन भी होता है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए यहीं तक यहीं पर फोकस करें। एनीवेज बात करें अबाउट द मैथ्स नंबर। एनीवेज so let's talk about the mass। अच्छा, सबसे पहली चीज आती है mass number what mass number is। सबसे पहले हम पढ़ेंगे what mass number is। तो ऊपर मैंने लिखा है कि mass number is actually represented by a, it is represented by capital A। इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और ये असल में इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियन। अच्छा, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा इससे पहले कि हम जाए ना, तो केमिस्ट्री की जो कंसेप्ट है बेसिक्स वो आपको सारी पता होनी चाहिए। हमारे पास जो एटम होता है, एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर रीजन और दूसरे को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन को मैं ऐसे डॉटेड लाइन में बनाऊंगा कि दोनों एक दूसरे से मैं डिफरेंट करूं। एनीवेज अब आप कहेंगे सर दोनों में क्या फर्क है। दोनों में फर्क ये है कि जो सेंटर है यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर रीजन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियर रीजन, ये न्यूक्लियर रीजन है। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियर रीजन है इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो रहा है और इसके नंबर को हम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर। इसके नंबर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन नंबर। देखो हमारे पास न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला, इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अंदर की बात करेंगे जहां पर हम इसको न्यूक्लियर नंबर कहते हैं। तो हम बात करेंगे अबाउट द न्यूक्लियर नंबर। अब आप कहेंगे सर न्यूक्लियर नंबर क्या है, तो ऐसे लिखा तो है मैंने कि न्यूक्लियर नंबर हम कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर, या इसको ये सारे के सारे नाम जो मैंने बताए हैं वो हम कहते हैं। मैस नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी कहते हैं। ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, गौर से देखना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूक्लियन, सही है। उसके नंबर को मैस नंबर कहते हैं, या न्यूक्लियन है उसके नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। एक बात ये मेरे ख्याल में क्लियर हो गई है। दूसरी बात, अब हम ये कहते हैं कि भाई हमें पता चला ये क्या है, दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये 2 चीजें हैं जिनको हम कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर नंबर जो होता है ना, आपको पता है भाई हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कार्बन, तो कार्बन है 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हम ये कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 हैं, तो ये इसका नंबर कितना बन जाएगा, आप कहेंगे सर 12, दिस 12 इज मैस नंबर, ठीक है 12। अब हम कहते हैं नहीं यार, कार्बन है मैंने लिया और ऐसा है कि 6 प्रोटॉन है प्लस 7 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। फिर बताइए सर, फिर मैं आपको कहूंगा जनाब की बात यह है
जनाब बात यह है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बिल्कुल मिला के ये बन गई 13। अब एक और कार्बन है जिसमें 6 प्रोटॉन तो हैं लेकिन न्यूट्रॉन 8 है, यानी 8 न्यूट्रॉन है। अब नंबर बन गया 14। हमारे पास ये जो 3 किस्म के कार्बन है, याद रखना प्रोटॉन हमेशा सेम रहेगा। प्रोटॉन नहीं है ये वाला प्रोटॉन, ये हमेशा सेम रहेगा। प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन क्या है, तो इसकी वजह से तो ये कार्बन है। ये इसकी वजह से क्या है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अगर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज किया तो कार्बन नहीं रहा, मतलब है कि कार्बन की प्रेजेंटेशन ही 6 प्रोटॉन है और आप क्या करते हैं उसको इससे हटाते हैं, तो भाई ये हमारे पास फिर प्रोटॉन ही नहीं रहते, मतलब these are not actually then this is not carbon then. Anyways, carbon has 6 proton and it can have either 6, 7 या 8 न्यूट्रॉन, कोई भी एक न्यूट्रॉन हो सकता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मास के साथ इसका बहुत ही डीप कनेक्शन है और इस कनेक्शन को हमने भूलना नहीं है, हमें ये कनेक्शन जरूर याद होना चाहिए, तो इसलिए हम इसकी बात करेंगे डिटेल में। ओके, अब हमें पता चला कि भाई प्रोटॉन इतने हैं तो ये और ये न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। अब एक एटम है, प्रोटॉन तो इनमें सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इनको हम कहते हैं क्या? ऑफ कोर्स आप सब इसका नाम जानते होंगे, जिसको पता है वो पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर अगर जितने लोगों ने कमेंट किया, ये जो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, कमेंट किया और 0 लाइक उस पर आया, किसी ने लाइक नहीं किया, तो उसको हम अपनी तरफ से जो हमारी फर्स्ट ईयर की कॉलेज केमिस्ट्री बुक है, मैं अपनी तरफ से गिफ्ट सेंड करूंगा। तो दिस इज गिफ्ट फॉर यू कि अगर किसी ने कमेंट किया और लाइक ना हुआ, 0 लाइक्स है, तो वही गिफ्ट मेरी तरफ से। ठीक है, लेट्स सी कि भाई किसका आता है, और ये हम हर महीना देखेंगे, हर महीना जिस महीने में इसी लेक्चर पे किसी ने इसका जो नाम था वो नाम लिखा था और नाम पे किसी ने लाइक नहीं किया था, उसको हमारी तरफ से गिफ्ट होगा। एनीवेज, इसको हम कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड आइसोटोप्स, इसको आइसोटोप्स कहते हैं। तो दीज आर एक्चुअली 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन की 3 आइसोटोप्स हैं, हर एक का मास नंबर क्या है? चेंज है। देखो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसको इस कार्बन को वैसे हम कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्बन 12, दिस कार्बन इज कॉल्ड कार्बन 13 एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड कार्बन, सॉरी, दिस कार्बन इज कॉल्ड कार्बन 14, इसको कार्बन 14 भी कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये हो गया जनाब आपका, हम क्या कहते हैं इसको? कार्बन 12, 13 एंड 14 इसको कहते हैं। अब कार्बन 12, 13, 14 उसके मैस नंबर के बेस पे कहते हैं। किसके बेस पे कहते हैं? मैस नंबर के बेस पे कहते हैं कि भाई अगर मैस नंबर उसका 12 है, 13 है, 14 है, जो भी है, हम उसको कहते हैं उसके बेस पे, हम उसके बेस पे उसको कहते हैं ये। अच्छा, ये तो हम इसको कहते हैं मैस। क्या कहते हैं? मैस, मैस नंबर। तो मैस में ये सबका मैस है, इसको रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं, तो सब में मैस है। तो मैस का जो मैस नंबर है, ये वाला पॉइंट हो गया भाई, मैस नंबर किसे कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं दूसरा, जिसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मैस, रिलेटिव एटॉमिक मैस। इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है वो भी मैस ही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है वो आपको समझाने की जरूरत है। भाई दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, इसको हम कहते हैं, इसका पहला लेटर ये लो, कैपिटल, ये कैपिटल लेटर है, इसको लो, इसको हम कहते हैं RAMB कहते हैं, या रैम वैसे इस्तेमाल नहीं होता लेकिन वैसे हम कहते हैं रैम, तो बस ठीक है, क्योंकि साइंस में या आमतौर पर लोग हर चीज को कोशिश करते हैं कि उसको शॉर्ट करे, शॉर्ट से शॉर्ट करे, और शॉर्ट के बाद जो है उसको वो करे, शॉर्ट से शॉर्ट करे और जाके उसको ऐसे नंबर सलमान को सल्लू कहते हैं, और ए के और के और फ्ले के और जे के और ठे के, ये सब लोग कहते हैं। एनीवेज, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मैस की हम बात करेंगे यहाँ पर, विच इज आल्सो कॉल्ड रैम, RAM, रैम। अच्छा, अब रिलेटिव एटॉमिक मैस को हम डिफाइन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, और ये जो जहां पर हमने ये जो पार्ट पढ़ा,
इस पार्ट का बहुत अहम हिस्सा है जो कि आगे हम जाके इसको लेंगे। तो आप लोगों ने इसको जाके दिल थाम के ये समझना है। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? हम ये कहते हैं कि द मास, अच्छा पहली बात यह है कि भाई जो हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं तो इसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो जब आप नाम से जाहिर है कि नाम में ही आधा डिफिनेशन होता है या आधी एक्सप्लेनेशन होती है। एटॉमिक का मतलब होता है एटम। तो एटम जब लेना, एटम असल में हम कहते हैं किसको? एलिमेंट को। देखो एलिमेंट्स है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी है, ये पीरियोडिक टेबल हम देखा होगा, ये आपका पीरियोडिक टेबल है फॉर एग्जांपल, वे मैंने रफ बनाया। अच्छा ये, अब पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको हर जगह क्या लगता है? एलिमेंट्स मिलते हैं। अब आप कहेंगे सर एलिमेंट और एटम में क्या फर्क है? तो ये एटम होते हैं, एलिमेंट्स ही होते हैं, लेकिन इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल या एंटिटी होता है, ये सिंपलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम ही होता है। ये बहुत सारे एटम्स मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं, उनमें से एक लो इंडिविजुअल, एक को केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर इंडिविजुअल कहते हैं, बल्कि आम इंग्लिश में भी कहते हैं, लेकिन साइंस के अंदर कुछ अल्फाज है जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं यहां पर ये है एलिमेंट। तो अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसलिए हम किसे कहते हैं? दिस इज द मास ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज द मास ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की मास को। अच्छा हम क्या कहते हैं इसे? इसलिए इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हम ये कहते हैं कि द मास, देखो ये द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। अच्छा, इस एन की जगह आप 1b लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जो आपने लिखा। द मास ऑफ एन एटम, वन एलिमेंट, वन एटम ऑफ द एलिमेंट compared with कार्बन, कार्बन 12, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कार्बन टेकन एज 12 ग्राम, सॉरी नॉट ग्राम, सिर्फ 12, माय मिस्टेक। इसको हम कहते हैं द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कंपेयर्ड विद कार्बन 12। कार्बन 12 के साथ हम कंपेयर करते हैं। देखो मैंने कार्बन 12 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको। ये कार्बन 12 हमारे पास, कार्बन हमारे पास 3 किस्म के होते हैं और उसमें से कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर इज व्हाई कार्बन 12। सबसे पहली बात ये है हम कार्बन 12 क्यों लेते हैं? व्हाई डू वी टेक कार्बन 12? व्हाई पता है आपको क्यों? तो भाई इसके रीजन है। रीजन नंबर 1 क्या है? सबसे पहली बात ये है, देखो हमने कहते हैं ना कि कार्बन 12 आप देखेंगे तो कार्बन 12, 13, 14 हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। यहां पर देखेंगे यहां पर 12 है और ये इवन है, यानी तमाम जो इक्वल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हम ये कहते हैं कि इसलिए ये स्टेबल है। ये क्या है? दिस इज स्टेबल। तो कार्बन 12 इज अ स्टेबल आइसोटोप। हम क्या कहते हैं? दिस इज अ स्टेबल आइसोटोप। ये एक स्टेबल आइसोटोप है। इसलिए दूसरी बात यह है ना कि जो स्टेबल होता है, तो हम कहते हैं ये ज्यादा पाया जाता है क्योंकि स्टेबल है, खराब नहीं होता। अगर कहीं है तो बस है, लेकिन अगर कोई स्टेबल नहीं है तो ये जाके खत्म हो जाता है कुछ टाइम बाद। ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हम ये कहते हैं कि यार ये हमारे पास इसलिए ये ज्यादा इन तीनों में से, अब ये सबसे ज्यादा होगा। ये क्या होगा? ये सबसे ज्यादा होगा। तो जब सबसे ज्यादा होगा इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन 12 है, हम ये कहते हैं कि दिस इज, हाँ इसकी अबंडेंस नहीं है, अबंडेंस सबसे ज्यादा है। अबंडेंस जो है वो क्या है? वो मैक्सिमम है। ठीक है। अवेलेबिलिटी इसकी क्या है? अवेलेबिलिटी है, इसकी अवेलेबिलिटी है हर जगह। अच्छा, ये 3 मेन पॉइंट्स है जो कि लेके इसकी वजह से हम किसी भी एलिमेंट को जाके लेते हैं फॉर कंपैरिजन विद अदर एलिमेंट्स। मेरी बात नहीं समझी? देखिए फॉर एग्जांपल आप एक स्टेबल कंपाउंड लेते हैं, स्टेबल एटम लेते हैं, स्टेबल एलिमेंट लेते हैं
और उसी को आप कंसिडर करते हैं कि इन तमाम को फिर हम इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसको हम कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर 5'6" ये जो मेरी हाइट है, दिस इज अ स्टैंडर्ड हाइट, ठीक है। अब अगर इसी से ज्यादा हाइटेड बंदा है 5, 7, 8, 9 जो भी, और 6 को तो हम ऐसे देखते हैं, आओ 6'2" को तो हम भाई कहते हैं ये आलम चिन्ना है, समझ आ रही बात। अब ये जो है मेरी हाइट जो है, ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के साथ ऊपर नीचे आप कंपेयर कर सकते हैं, तो हम ये कहते हैं अवेलेबल। इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं। इनकी वजह से, इन 3 पॉइंट्स की वजह से कि भाई वो स्टैंडर्ड भी है, स्टेबल भी है, वो अबंडेंस उसकी ज्यादा है, मतलब ज्यादा है, हर जगह अवेलेबल है, इसलिए हम कहते हैं इसको हमेशा स्टैंडर्ड लेते हैं। दिस इज अ स्टैंडर्ड ड्यू टू दीस 3 रीजन। इन 3 रीजंस की वजह से इसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं। इसलिए जो नाम को आप देखें ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव, तो ये जो रिलेटिव लफ्ज है ना, रिलेटिव लफ्ज, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, रिलेटिव। आपको मैंने अपनी एग्जांपल दी है, भाई रिलेटिव किसे कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं किसको, कि कंपेयर करना। रिलेटिव कहते हैं टू कंपेयर, या कंपैरिजन को कहते हैं हम, सिंपल हम लिखेंगे कंपैरिजन। अच्छा, हम कंपेयर करते हैं किसी भी चीज को, जब कंपेयर करते हैं उसको केमिस्ट्री के अंदर रिलेटिव कहते हैं। और हमारे पास वैल्यूज होती हैं, बहुत सारी रिलेटिव वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव वैल्यू, एंड ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, हर जगह, इस चैप्टर के अलावा हर जगह उसका कहीं ना कहीं उसकी जरूरत होती है, इस चैप्टर के अलावा। अच्छा, क्योंकि इसमें हम केमिस्ट्री पढ़ते नहीं है, इसमें सारी की सारी केमिस्ट्री की बजाय कुछ और है, ये मैथमेटिक्स से ज्यादा ना, इसलिए। एनीवेज, हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे जनाब कि हम ये कह रहे थे कि हमारे पास कार्बन जो होता है वो कार्बन 12 और जो होता है ये होता है। अब हम क्या करते हैं, कार्बन 12 को लेते हैं, कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड हम क्या कहते हैं, carbon 12 is a standard, carbon 12 is a standard for masses, ये स्टैंडर्ड है, और it is compared with all the elements। क्या करते हैं, या all the elements are compared with the, all the elements are compared with कार्बन 12। देखो, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, और तमाम एलिमेंट्स जितने पीरियोडिक टेबल में हैं उसको इसके साथ कंपेयर किए जाते हैं। अब जब हम कंपेयर करते हैं तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड। इसी वजह से इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। उस कंपैरिजन की वजह से इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, ये कंपेयर करते हैं। देखो, असल में एटम हमारे पास बहुत छोटा होता है। अब तो बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इस्तेमाल करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री में पॉकेट के अंदर मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है, आप केमिस्ट्री में पॉकेट जो है, केमिस्ट्री इन माय पॉकेट जो बुक है, इससे ये जरूर पढ़िएगा एक दफा। देखो, अगर सबसे पहले आप एमडीकेट के लिए पढ़े, दूसरी बात यह है एमडीकेट के अलावा भी आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। देखो, अगर आप मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल के किसी भी रिलेटेड फील्ड में जाते हैं, रेडियोलॉजी, डीपीटी या एनेस्थीसिया या किसी भी फील्ड में जाते हैं, उसके लिए अगर आप इधर भी नहीं जाते और आप कहते हैं मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बीएस, एमएस, पीएचडी में जाना चाह रहा हूं, आपके लिए फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमेट्री वो है जो किसी भी चीज का मास आप मालूम कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री किसके लिए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री को आप सिर्फ मास के लिए मालूम नहीं करते, बल्कि इसको हम मालूम करते हैं मास के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब है बहुत ही एडवांस है, ये इतना एडवांस है कि इससे आप सिर्फ मास मालूम नहीं कर सकते, नॉट ओनली मास, बल्कि मास के साथ आप इसकी आइसोटोप्स भी मालूम कर सकते हैं, कि किसकी कितनी आइसोटोप्स है। और सिर्फ आइसोटोप्स और मास में नहीं, बल्कि आप मालूम कर सकते हैं जो अबंडेंस है, ये भी आप मालूम कर सकते हैं। ये जो बात हमने लिखी है ना, ये हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये सब बता देता है। अब कैसे काम कर रहा है उसके लिए ये हम अभी इस लेक्चर के अंदर नहीं पढ़ेंगे, या इस कोर्स के अंदर हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम प्रीमियम में पढ़ेंगे। लेकिन आप बेसिक केमिस्ट्री में पॉकेट से, केमिस्ट्री में पॉकेट बुक जो है, इधर से आप ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ सकते हैं, और जरूर पढ़िए, जरूर। अगर आप कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो कि भाई किसी का बाप भी मुझे गलत ना करे एमडीकैट में, फिर आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए।
और ये नहीं है कि वो डायरेक्ट आपके काम आएगा, कभी कभी ऐसी चीज होती है जो इनडायरेक्टली आपके काम आती है, ठीक है ना, आपको विजन वास्टन करने के लिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके विजन को वास्टन करने के लिए, ये जरूरी नहीं कि भाई आपको उस टॉपिक में आपको चीज काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो क्या वो आपको उधर काम आएगी? ना बाबा ना, एसिडिटी में, बेसिसिटी में, फिर बॉन्ड कहां टूटता है, बॉन्ड कहां बनता है, पोलैरिटी कहां है, क्या कहां पर सेलेबिलिटी होगी, वहां कहां पर डाइपोल मोमेंट होगी, कहां पर डाइपोल मोमेंट नहीं होगी, कहां पर जीरो होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी बॉन्डिंग एनर्जी क्या है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, उसका ये क्या है, इसका वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, वो टूटना उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही आप बता सकते हैं। डू अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबको कम होगा, सेलेबिलिटी कम होगी, बाकी डेंसिटी उसकी कम होगी, वो हवा में उड़ेगा, वो गैस होगा, वगैरह वगैरह। कितनी बातें उसके साथ रिलेटेड हैं जो कि एक्चुअली आपको कनेक्शन चाहिए, जो कि आपको नहीं देते अक्सर लोग। समझा नहीं बात? और आई एम श्योर कि इस लेक्चर के बाद जो हम लेक्चर लेते हैं स्टूडेंट वही होंगे, और जो मेरे स्टूडेंट होते हैं ना, वो ऐसे वैसे टीचर के सामने भी, ऐसे वैसे टीचर भी उनके सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि मैं उनको बाप बनाता हूं। जहां एक्सेप्शन है मैं बताता हूं एक्सेप्शन क्यों है, जहां पर कोई पॉइंट है वो है। तो जो सही स्टूडेंट जो मेरे साथ पढ़ता है और जो डायरेक्शन में बताऊं उसको फॉलो करे, ये हो ही नहीं सकता कि वो गलत करे। वो अलग बात है कि भाई या छुट्टियां करे, क्लासेस मिस करे, या मेरे पाथ को 100% फॉलो ना करे, केमिस्ट्री में पॉकेट को पूरी तरह हल न करे या देखे ना, या जो कॉलेज केमिस्ट्री वो बुक में देखे। ये तीन चीजें हैं हमारा लेक्चर जो डायरेक्शन में बताता हूँ, वो केमिस्ट्री में पॉकेट, और टेक्स्ट बुक की बजाय आप कॉलेज केमिस्ट्री जो एलई सीरीज की फर्स्ट ईयर की बुक है वो पढ़े। ये सवाल ही पैदा नहीं होता सवाल कि आप गलत करें। देखो गलती करेंगे तो आपकी गलती होगी, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं, उसकी वजूहात है। आप ये लेक्चर लेंगे ना, आपको पता अंदाजा हो जाएगा। एनीवेज हम आते हैं, हम कंपेयर करेंगे, किसी भी एटम छोटा होता है तो इसलिए कंपेयर। अब चूंकि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री इस्तेमाल होती है, अब ये नहीं है सिर्फ, इसके लिए इलेक्ट्रॉन और भी है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी है, ये इस्तेमाल होती है, इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, ये बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस्तेमाल होती है। लेकिन उस वक्त जो ये चीजें नहीं थी, ये बिल्कुल एडवांस शुरू की टाइम की चीजें थी। अच्छा अब हम आते हैं, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन 12 को। कार्बन 12 पता चल गया, 3 पॉइंट लेके, इसकी वजह से स्टैंडर्ड है। रिलेटिव कंपैरिजन को कहते हैं, इसलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड लेते हैं फॉर मैसेस, तमाम एटॉमिक मैसेस के लिए हम इसको स्टैंडर्ड लेते हैं, और फिर जाके ये कंपेयर करते हैं, मतलब ये कि कार्बन 12 को कंपेयर किया जाता है किसी के साथ। आप कहेंगे सर वो कैसे? देखो आप क्या करते हैं, आप ये लेते हैं कि आपके पास ये हो गया, ये यहां पर और ये यहां पर। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूं ना, कंसिडर करें मेरे पास क्या है, मैंने इधर लिया, कंसिडर करें मैंने लिया यहां पर लिथियम, ठीक है, लिथियम। अब मैंने यहां लिथियम है, तो लिथियम में लेता हूं तो कार्बन 12 में इधर लेता हूं। अब अगर कार्बन 12 बड़ी है तो मैं कितनी लिथियम लूंगा, तो यहां पर मैं 2 लिथियम लूंगा। मतलब ये कि कार्बन 12 जो है, एक कार्बन 12 इज इक्वल टू 2 लिथियम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कार्बन 12 तो हमें पता है, इसका मास क्या है, इसका मास है 12, तो इसका मास क्या है, अब इसका डबल है, ये 2 है, मतलब कि इसका डबल है। इसका मतलब हुआ कि 2 लिथियम का मास 2 × 6 है, तो एक लिथियम का मास कितना है, वो 6 है। समझा नहीं बात मेरे देखने बच्चों? अच्छा हम क्या करते हैं, हम एक और काम करते हैं, हम ये करते हैं कि हमने लिया मैग्नीशियम, यहां कंसिडर करें इसकी जगह हम मैग्नीशियम लेते हैं। और अब मैं आपको कहूं यार बताओ अब क्या करेंगे, मैग्नीशियम अब क्या करें, कार्बन 12 एक से काम नहीं चलेगा, ये 2 कार्बन 12 करें। तो आप मुझे कहेंगे नहीं सर कार्बन 12 जो है वो एक से काम नहीं चलता, हम कितने लेंगे, तो ये हम 2 कार्बन 12 लेंगे। तो कार्बन 12 के मास का तो हमें पता है वो कितना है, हमें पता है वो 12 है। अब 2 हमने लिए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम का मास जो है वो कितना है, वो 24 है। ये कितना है, दिस इज 24। बस समझ आ रही बात? अब जाके हम हर चीज को कंपेयर करते हैं, हर एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट के एटम को हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ, और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा ये हमें मिला, लेकिन ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये जो हम लेते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, मुख्तलिफ जितने भी हैं, अब हाइड्रोजन से लेकर आखिर तक, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे लिथियम मैंने कहा वो 6 है, तो 6 बीच में होता है, मतलब कि 2 लिथियम जो थे, ये है 2 लिथियम 1 कार्बन 12 का बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिथियम है इसका मास कार्बन 12 का आधा है, हाफ ऑफ द कार्बन 12, राइट। तो ये हमने लिया,
ये वाला। अच्छा मैग्नीशियम है तो वो डबल है, इसके लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर दो पॉइंट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिलेटिव लफ्ज जब आता है ना, रिलेटिव, जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन क्या कि कोई यूनिट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी ये तो गलत है, किताब में गलत है, कुछ किताबें भी वो रेफरेंस देते हैं कि फला किताब के मुताबिक ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, अब मुझे एक बात बताइए, आपने ये बताना है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा मास या मेरी हाइट है 5'6", ठीक है, और आप एक बंदे को मेरे साथ कंपेयर करते हैं। कंसिडर करें एक बंदा 5'6" का भी आधा है, इतना सा, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे साथ कंपैरिजन के बाद वो कितना है। तो आप मुझे कहेंगे, आप कहेंगे ना ये अली सर का आधा है, आधा, तो आधा कितना हो गया। अब मैं कितना हूं 5'6", तो क्या हो गया, मैं फीट हूं ना, मैं 5'6" फीट हूं ना, तो 5'6" का आधा क्या हो गया 2.5 और 0.3 यानी 2.8। तो जब 2.8 होगा तो आप 2.8 के साथ क्या लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, मेरा आधा, हाफ लिखेंगे सिर्फ, तो हाफ तो लिखा आपने, लेकिन हाफ किसका, फिर आप कहेंगे 5'6" का। तो 5'6" क्या है, 5'6" फीट है, तो 5'6" फीट आप लिखेंगे तो उसका मास, उसका इसकी हाइट क्या होगी, अब सिर्फ 2.8 हाइट हो गई। तो 2.8 क्या है, क्या है, फिर आप मुझे कहेंगे सर फीट है। मेरे ख्याल में मेरे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया कि जो लोग कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि जो रिलेटिव है उसकी वैल्यू उसकी यूनिट नहीं होती, तो हम समझते हैं नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है। ये बाकी और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री के अंदर है कि जिनकी यूनिट नहीं है, साइंस के अंदर ऐसी रिलेटिव वैल्यूज हैं जिनकी यूनिट नहीं है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर रिलेटिव की वैल्यू होती है या उसकी यूनिट होती है, जैसे मैंने आपको हाइट की एग्जांपल दी। अगर आप इस बात को समझ गए हैं ना, किसी बाप भी आपको गलत नहीं कर सकता। आप मुझे अपने कही ना, बस ठीक है मैं स्टैंडर्ड हूं, 5'6" स्टैंडर्ड, उसका एक बंदा है आधा है, अब वो जो आधा है तो आप उसके क्या कहेंगे, हाफ कहेंगे, 5'6" हाफ, तो 5'6" हाफ क्या होगा, 3.8, 3.8 क्या, फीट ना। यही तो बात है ना, समझ आई ना मेरी बात। अब मैं आपको समझाता हूं आगे इसकी यूनिट के बारे में। एटॉमिक मैस यूनिट, एटॉमिक मैस यूनिट को, ये जो एटॉमिक मैस यूनिट है दैट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव एटॉमिक मैस जो हम लेते हैं उसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे। क्या है, देखो सबसे पहली बात आप देखें, यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, या छोटे से छोटे यूनिट कहते हैं वन को, एक्चुअली यूनिट यूनिटी को कहते हैं, इन्हें वन को कहते हैं, ये किसको कहते हैं, दिस इज टू वन, वन को कहते हैं एक्चुअली। अच्छा अब यहां पर देखिए, ये जो हमने बात की ना यहां पर कि एक कार्बन 12 है 2 लिथियम के बराबर है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल अब हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अगर आप लेंगे, आप क्या लेंगे, कार्बन 12 लेंगे, लेकिन कार्बन 12 जो है कितने कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन 12 के बराबर है, तो आप कहेंगे सर ये तो 12 जो है, 12 हाइड्रोजन जो है वो कार्बन एक कार्बन 12 का बराबर है, ऐसा होगा ना, 12 हाइड्रोजन एक कार्बन 12 का बराबर है। अब ये तो मसला क्रिएट हो गया, मसला मतलब ऐसा मसला नहीं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि ये बहुत ही, मतलब हाइड्रोजन बहुत ही हल्का है, द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए हमें ऐसी यूनिट चाहिए जो कि इसके बराबर हो, तकरीबन उसी के बराबर हो, समझ आ रही बात। तो इसलिए देखो हम लेते हैं ना केजी, केजी हमारे पास एक यूनिट है, तो केजी हमारे पास वैसे मास की यूनिट तो है, आप जानते हैं केजी, लेकिन केजी बहुत बड़ा है। अब केजी से छोटी चीजें होती है ना, इसलिए हम कहते हैं 500 ग्राम यानी हाफ केजी, फिर उसके साथ में ग्राम लेते हैं, मिलीग्राम लेते हैं, वगैरह वगैरह। कि ग्राम मिलीग्राम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीजें जो है उनके भी व्यय करना है उनके भी मास देखना है, इसलिए। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस यूनिट यानी इसकी जो मैस की बात करते हैं, मैस की, तो मैस की हम बात करते हैं कि भाई हमने छोटी चीज से छोटी चीज को भी क्या करना है, वो करना है, उसको भी व्यय करना है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं ना कि हम जो कार्बन है उसको 12 हिस्से करते हैं, यानी 1/12, 12 हिस्से करते हैं, किसका, कार्बन 12 का। यानी कार्बन 12 को जब हम 12 हिस्से करेंगे, कार्बन 12 को 12 हिस्से करते हैं और उसका 12वां हिस्सा, वन पार्ट, यानी वन पार्ट ऑफ कार्बन 12 ऑफ 12, 1/12, 1/12 है, 12 हिस्से हैं, उनके आप क्या करें, एक हिस्सा लेते हैं।
तो हम कहते हैं 1/12 ऑफ कार्बन 12 जो है वो बराबर क्या होगा, वो बराबर होगा किसका, एक एक का बराबर होगा। अच्छा वो एक क्या है, तो ये है, देखो हमने लिखा एटॉमिक मैस यूनिट, उन्होंने कहा एटॉमिक मैस का जो यूनिट है ना ये 1 का बराबर है, यानी ये हमारे पास है एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। उसके बाद कुछ अर्सा बाद ये बहुत लंबा था तो उन्होंने जाके शॉर्ट किया और इसको बनाया AMU, ये AMU बना। लेकिन AMU को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। इसकी यूनिट है AMU, एटॉमिक मैस यूनिट, AMU। बाद लोग कहते हैं डार्ट लगाओ डार्ट ना लगाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता। MTCAT में आपको जो MCQ में दिया है उसको सिर्फ क्लिक करना है, इस डिस्कशन में न पड़े कि हमने डार्ट इधर लगाने हैं 3 की नहीं लगाने हैं वगैरह वगैरह, इनको छोड़ें। एनीवेज एटॉमिक मैस यूनिट की हम बात करते हैं। अच्छा एटॉमिक मैस यूनिट क्या है, एटॉमिक मैस यूनिट इज एक्चुअली ये AMU, इसको हम AMU कहते हैं। अच्छा अब हम कहते हैं ना कि जो कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 हम लेते हैं ना स्टैंडर्ड कार्बन 12, इसी से हमने AMU मालूम करना है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। वैसे मैंने आपको जनरली बताया इसको 12 हिस्से करो, 12 हिस्से का एक हिस्सा जो है वो इसके बराबर होता है। अच्छा कार्बन 12 हमने लिया ना, कार्बन 12, कार्बन 12 होता है एक्चुअली 12 ग्राम। कार्बन 12 का मास क्या होता है, 12 ग्राम। ये जो ग्राम हम लगाते हैं ना ग्राम, ये फिर होता है किसका, ये ग्राम मैंने लगाया तो ग्राम, ग्राम का मास होता है मोल का, मतलब ये 1 मोल ऑफ कार्बन 12 है। अच्छा वैसे आपको जनरल नॉलेज जो होगा, बैकग्राउंड नॉलेज, वैसे मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको पता है 1 मोल कितने के बराबर है, तो आपको पता है दिस इज 6.02 into 10 power 23 कार्बन 12। इतने कार्बन 12 जो हैं इनका मास होता है 12 ग्राम, जो कि होता है 1 मोल कार्बन 12। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको इतना तो पता है कि हम कार्बन 12 लेते हैं तो हमारे पास क्या है इसका। अच्छा हमारे पास जो एक कार्बन 12 होता है ना, एक कार्बन 12, एक कार्बन 12, एक कार्बन 12 की बात कर लो, ये तो मोल हो गया। एक कार्बन 12 जो होता है वो बराबर होता है 12 AMU का, इसका मास क्या होता है 12। अच्छा ये 12 AMU है, लेकिन एक मोल जो हम लेते हैं ना मोल, तो मोल का मैस होता है 12 ग्राम और वो बराबर होता है कितने का, 6.02 into 10 to the power 23 कार्बन का बराबर होता है। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे ना, मैं इसको इधर लिखता हूं ऐसे कि 6.02, ये आपने वैसे शायद पढ़ा भी होगा अपनी FSC में, नहीं पढ़ा है तो आप देखिए, ये जो फेडरल और पंजाब के लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा, KPK के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मोस्टली ये वाला नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि KPK की बुक में नहीं है। ठीक है, हम पहली दफा इसको कर रहे हैं, बल्कि हमने केमिस्ट्री जो कॉलेज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की अली सीरीज की बुक है उसमें पहली दफा डाला है कि अगर इतनी कार्बन है ये बराबर होंगे 12 ग्राम के। देखो एक कार्बन 12 बराबर होता है 12 AMU का, लेकिन अगर ये 6.02 into 10 to the power 23 ये इतने कार्बन है तो ये बराबर होंगे 12 ग्राम के बराबर होगा। एनीवेज हम कहते हैं इसी से हमने मालूम करना है क्या, इसी से हमने मालूम करना है एक कार्बन 12, इसी से। अब हमारे पास इतनी कार्बन है लेकिन इतनी हमें नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए। अब मैंने इसको सिंगल करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि दोनों साइड्स को 6.02 into 10 to the power 23 डिवाइड करूंगा। अगर मैं डिवाइड करूंगा ये खत्म हो जाएगा ना, तो कितने कार्बन रह जाएंगे, इसका मतलब है यहां पर हमारे पास रह जाएगा 1 कार्बन, यहां पर होगा एक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन। एक कार्बन क्या मास होगा इसका, 12 ग्राम डिवाइड बाय 6.02 into 10 to the power 23 कार्बन। अब गौर से देखना, ये हमारे पास है। अब इसकी हम मैथमेटिक्स करते हैं, तो जब हम ये करते हैं ना 12 डिवाइड बाय 6.02 into 10 to the power 23, इसके साथ इससे हमारे पास एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू आपको रट्टा करनी है। रट्टा करनी मतलब सिर्फ याद करें, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो जो चीजें मैं आपको बताऊं ना, जो ये नंबर है, अब इसके साथ क्या करेंगे, इस नंबर को आप रट्टा करेंगे, ये सिर्फ रट्टा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम ये करेंगे 12 डिवाइड बाय 6.02, सबसे पहले आप इसकी मैथमेटिक्स करें और इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा -23 कार्बन, सॉरी 23 ग्राम, इतनी ग्राम बराबर हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब हुआ कि एक कार्बन जो है यानी कार्बन 12 बराबर होता है इतने ग्राम का, जो कि है 1.99 into 10 to the power -23 ग्राम। लेकिन हमने पढ़ा कि एक कार्बन 12 12 AMU के बराबर है, कितने के बराबर है, 12 AMU का। अच्छा अब ये कहते हैं भाई मुझे 12 AMU नहीं चाहिए, मुझे तो 1 AMU चाहिए,
ये कितने हैं, ये एक कार्बन 12 है ना, तो एक कार्बन 12 कितने का बराबर है, 12 mu। यानी ये जो मास मैंने लिखा ये होता है, ये मास जो है, ये वाला मास, ये वाला मास ये है इज इक्वल टू 12 सॉरी 1 कार्बन 12। तो 1 कार्बन 12 का मास क्या है, 12 AMU। ये हो गया, ठीक है। मैं इसको जरा, ये हो गया, यानी एक कार्बन 12 12 AMU के बराबर है, ये वाला। और उसका ग्राम में मास, ग्राम में मास 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम है। समझ आ रही बात? अगर आपसे कोई पूछे, ये एमसीक्यू में बकायदा अक्सर पूछते हैं कि बताओ कि एक कार्बन 12 का मास क्या है एमयू में, और बताना है आपने ग्राम में। फिर आप बताएंगे ग्राम में कितना है, 1.9 इंटू 10⁻³ ग्राम, और जो एमयू में है वो 12 एमयू है। तो ठीक है, तो एक कार्बन 12 इतने के बराबर है। अच्छा, ये तो हो गया जनाब ये वाला। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा ये है ना कि हमें 12 एमयू नहीं चाहिए, हमें 1 एमयू चाहिए, क्योंकि हम यहां पर एक की बात करते हैं, हमें 1 चाहिए। तो 1 एमयू हम मालूम करते हैं, फिर वही काम करेंगे। मैं इसको अगर दोबारा इधर लिखूं ना, तो इसे मैं इजीली आपको बता सकता हूं। यानी 12 एमयू बराबर है कितने का, हमने लिखा 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम, इतने के बराबर है। मुझे यहां क्या चाहिए, मुझे 1 एमयू चाहिए, सिर्फ एक। तो 1 एमयू के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसको 12 पे डिवाइड करूंगा, इसको भी 12 पे डिवाइड करूंगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका हमने सोल्यूशन मालूम करना है। जब हम इस सोल्यूशन इसका मालूम करेंगे तो ये बराबर होगा कितने का, ये नंबर अब आपने याद रखना है। ये बकायदा दिल दिमाग जिगर पेपर पे लिखिए, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में आता है और ये आपसे पूछते हैं। मैं एमसीक्यू बताता हूं आपको। इसका मतलब है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻, ये जो 1.66 और 1.997 के, बस इधर आपने इतना देखना है कि आपने इसको ग्राम में लिखना है, किलोग्राम में लिखना है, कि किस में लिखना है। ये है -24 ग्राम। कितना हो गया, -24 ग्राम। अच्छा, किलोग्राम में लिखना है, फिर हम क्या करेंगे, यही वैल्यू है, सेम टू सेम वैल्यू है, इसकी जगह आप लिखेंगे 10⁻⁻27, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम। एनीवेज, किलोग्राम की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें जो मेन जरूरत है ना, वो इस वैल्यू की जरूरत है, और ये वाली वैल्यू बहुत 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 जरूरी है। देखो एमसीक्यू सुनो, मैं वो कहूं व्हाट इज द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इन AMU एंड ग्राम। अब AMU में और ग्राम में एक कार्बन जो है उसका मास बताएं। तो एक कार्बन का मास तो आपको पता है भाई कि कितना है, कार्बन 12 का मास है 12 AMU। मैंने कार्बन कहा कि ऑक्सीजन कहा, कार्बन, सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। तो एक कार्बन का मास है 12 AMU, लेकिन वही 12 AMU जो ग्राम है उसमें उसका मास है 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम। और उसी से 1 AMU मालूम करके हमें पता चला दिस इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये चीजें आपको पता चली, हमारे पास ग्राम का भी पता चला, AMU का भी पता चला। अब एमसीक्यू सुनो, ये आपको बहुत सारे मिलेंगे। जो ऑक्सीजन है उसका मास बताइए, मास AMU में भी और ग्राम में भी। ये कन्वर्ट करके आपने मुझे नीचे लिखना है, ठीक है। ये और ये भी उसी के लिए वैलिड है जो मैंने बताया आपको, कि अगर नीचे से जो कमेंट्स हैं उसमें से अगर आपकी 0 लाइक्स आते हैं, 0 लाइक्स, तो भाई इसी वीक के मंथ के एंड में आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। एनीवेज, दिस वाज आवर फर्स्ट कन्वर्जन कि एमयू को ग्राम, ग्राम को एमयू में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ पर। मेरे ख्याल में यहाँ तक ये काफी है जो कि आप कर सकते हो, और इसी से बहुत सारे एमसीक्यूज है जो हम करेंगे आगे। और ये एमसीक्यूज आप यहाँ भी कर सकते हैं, और आपको कहीं भी एमसीक्यूज मिलते हैं तो जाके वो करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हम कहते हैं मास जो है ना, हमारे पास कभी भी, ज्यादातर मैसेज की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी मतलब 99% मैसेज जो है ना वो होल नंबर नहीं होते। जैसे हमने कहा ना 12, 15, ये नहीं होते, बल्कि हाइड्रोजन का जो मास है ना, हाइड्रोजन का मास एग्जैक्टली अगर हम देखें, हाइड्रोजन का मास जो है ना वो भी है इज इक्वल टू 1.008 AMU। ये पॉइंट्स कहां से आते हैं, या फॉर एग्जाम्पल कोई और लेते हैं तो हमारे पास जो सिर्फ मेरे ख्याल में सोडियम है उसके 30 आपको मिलेगा, वो भी मेरे ख्याल में 22 पॉइंट समथिंग है। तो ये हमारे पास होल नंबर नहीं होते, बल्कि
ये फ्रैक्शंस में होते हैं। व्हाई दीज नंबर आर इन फ्रैक्शंस, इसके बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेस, मैंने बताया आपको कि ज्यादातर जो एटम्स होते हैं उनके मैसेस जो होते हैं वो फ्रैक्शंस में होते हैं। वो क्यों होते हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह ये है जो अभी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर जो हमने कंपेयर किया, हम डायरेक्ट बताते हैं भाई हमारे पास ये मास आता है, ये मास नंबर है, इसके साथ हमने कंपेयर किया, ये है। अब मासेस क्यों होते हैं, किस में मासेस क्यों होते हैं फ्रैक्शंस में? वो इसलिए होते हैं ना क्योंकि इसके दो बातें। एक तो भाई हम फ्रैक्शनल इसलिए रहते हैं क्योंकि हर एक एटम जो होता है उसके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोपिक मास जो है या फ्रैक्शनल आइसोटोपिक मास या एवरेज आइसोटोपिक मास, लेकिन आइसोटोपिक मास होता है असल में ये, नंबर एक। दूसरी बात ये है ना कि हम जो मासेस हमारे पास आते हैं उनका हम एवरेज लेते हैं, एवरेज, एवरेज एटॉमिक मासेस भी इसको कहते हैं। अब ये जो दोनों हम है ना वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हम आइसोटोप्स लेते हैं, जैसे हमने कार्बन के आइसोटोप्स ली थी 3, फिर उसका अबंडेंस लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 100 पे। देखो ये जो आइसोटोपिक मास और ये है ना, ये एवरेज मास और आइसोटोपिक मास जो है ये, फॉर एग्जाम्पल वैसे हम दो ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन इज वेरी पॉपुलर इन दिस केस बाय द वे। क्लोरीन का जो मास है वो है 35.5, आपको याद होगा क्योंकि HCl हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्लोरीन और नियान ये सबसे पॉपुलर है। तो क्लोरीन 35.5 है और नियान 20.18 है। अब ये 20.18 ये फ्रैक्शन कहाँ से आया है? तो ये ऐसा है, देखो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है 35 और 37, नियान के 3 आइसोटोप है 20, 21 एंड 22। अब देखिए दो चीजें हमें चाहिए, एक तो हमें आइसोटोप चाहिए, दूसरा हमें परसेंट अबंडेंस चाहिए। यानी अभी जो परसेंट अबंडेंस है ये हमें पेपर में दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहें कि ये दो हमारे पास है, अब बताओ परसेंट अबंडेंस इतनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है 57.53 है और ये जो 37 है ये 24.4 है। ये अब हमें पता चला भाई हमारे पास ये बल्कि 5 ले दूंगा मैं। अब ये है और ये इसकी परसेंट अबंडेंस मालूम करो, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर जमा करो और डिवाइड बाई 100 करो, आपके पास आएगा 35.5। ठीक है, अब ये देखो, अब आपको कहा कि नियान 20, 21, 22 तीन आइसोटोप्स हैं और तीनों आइसोटोप्स की परसेंट अबंडेंस 90.92, 0.256 और 8.86 है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करें, तीनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाई 100 करें, सिंपल, और कुछ नहीं करना। जो वैल्यूज आपको दी हैं वो वैल्यूज है जो पेपर में दे रहे, डिवाइड बाई 100 करनी है और जब 100 करेंगे आपके पास 20.18 एमयू आ जाएगा। अच्छा ये इतना मुश्किल नहीं था, ये आसान था। ये हुआ ये था कि लेक्चर मैंने पहले बनाया लेकिन उसमें आवाज़ का मसला था इसलिए मैंने दोबारा इसको बनाया। एनीवेज कहने का मकसद ये था कि हमने 4 किस्म के मासेस के बारे में बात की आज। मास ऑफ द मास नंबर, दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर उसके बाद एवरेज और रिफ्लेक्शन एटॉमिक मास और ग्राम और ग्राम को एमयू में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और ये सारी एमसीक्यूज आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे ऑक्सीजन, बताओ इसका मास इन एमयू और ग्राम में, आपको दे नाइट्रोजन मास इन एमयू और उसमें कार्बन एमयू और ग्राम में, भाई ये सारी चीजें हमने पढ़ी। वैसे कार्बन तो हमने दिया है कि 1.9 नाइट्रोजन पर -23 और 12 एमयू है, ये तो आसान है भाई, ये आपके लिए बहुत ही वो है। अब सिर्फ एक कन्वर्जन करनी है, इसकी एमसीक्यूज बहुत पिछले प्रीवियस पेपर्स में देखी तो आपको केमिस्ट्री में पॉकेट के अंदर ये प्रीवियस पेपर्स में ये सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट, नई आइडियाज़ और फार्मूला के साथ। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह।